चैप्टर का नाम था पुष्पी पादपों की आकार की। हिंदी में पूरा चैप्टर है, पूरी बुक हिंदी की है। ओके, हमें लाइन टू लाइन क्या करना है, इसको पढ़ना है। साथ में जो बुक है उसको अंडरलाइन करना है। आपको 11th की एनसीईआरटी ले लेनी है और उसको पूरा रंगना नहीं, बिल्कुल कलर नहीं करना है। फिर कैसे करना है भाई, पूरा उसको ऐसे करना है कि जो चीजें आपको इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीजों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। बाकी पूरी चीजों को अंडरलाइन नहीं करना है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजों को अंडरलाइन करना है। जो चीजों को मैं अंडरलाइन करूंगा आपको उन्हीं चीजों को अंडरलाइन करनी है, क्योंकि पूरी बुक खराब नहीं करनी है, जिससे जब आप बार बार उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब एनसीईआरटी बुक में क्यों रिफर कर रहा हूँ, तो बेटा जो तुम्हारा पीएनएसटी का एग्जाम है या नीट का एग्जाम जो होता है, उसमें से एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन आती है। ओके, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठकर क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। पूरी लैंग्वेज एनसीईआरटी की रहेगी, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वे में दिया रहेगा। तो जब तक आप इसको सही प्रॉपर वे में नहीं पढ़े रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम है, अध्याय ये 5 है, यानी अध्याय मतलब चैप्टर नंबर 5 है ये। ओके, साथ में यदि हम चैप्टर का नाम देखें तो चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों की आकार की, मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब जैसे देखें तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। आपको पढ़ना है मूल के बारे में, जड़ के बारे में, फिर तना के बारे में पढ़ना है, फिर पत्ती के बारे में पढ़ना है, फिर पुष्प क्रम के बारे में पढ़ना है, फिर पुष्प के बारे में पढ़ना है, फिर फल के बारे में पढ़ना है, फिर बीज के बारे में पढ़ना है, फिर कुछ प्रारूपी पुष्प के तकनीकी विवरण, मतलब ये है कि जो फ्लावर हैं उनकी उनमें जो उसके पार्ट्स हैं उनको हम कैसे शो करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे हो। अभी तक तो आपने किस में पढ़ा होगा, मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन अब हम तुमको बायोलॉजी में भी पढ़ा देंगे फार्मूले, है ना। अभी तक तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में फार्मूले पढ़े ना, लेकिन अब जो है थर्ड जो फार्मूला आपका आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, बायोलॉजी में फार्मूले में आपको पढ़ा दूंगा। बोलोगे अरे हाँ फार्मूले हैं, इसमें हम आपको फार्मूले पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे थोड़ा वेट करना है आपको, है ना, ज्यादा उचकना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। हाँ, डेली का डेली आपको करना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है डेली को डेली करना है। ये नहीं कि आज छोड़ दिए बोले कि हाँ कल पढ़ना है हमें, नहीं। जो आज को आज कराया है उसको आज ही करना है, क्योंकि जो चीजें आज पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करने में, रिपीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना। इसलिए आलसपन नहीं दिखाना है, खा के चावल दाल और सो नहीं जाना है ना। चलो देखो, फिर नेक्स्ट क्या है, आपको लास्ट में दी है सोलेनेसी। अब जैसे तुम्हारी फैमिली हो गई, है तुम्हारी फैमिली, है ना, उसी तरह से इनकी भी फैमिली होती है, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी क्या होती है, फैमिली होती है। तो हम इनकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जैसे आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन, जब यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया नहीं, तो जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हम कई सारी क्लासेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो मार्फोलॉजी आता है तो हम किसकी मार्फोलॉजी पढ़ते हैं, तो एंजियोस्पर्म की पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म की। तो 2 फैमिली आप पढ़ोगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होती है प्राथमिक प्रकार की फैमिली होती है, यानी छोटी फैमिली होती है जिसका विकास अभी अभी हुआ है, तो वो क्या होती है, जिम्नोस्पर्म होती है। ठीक है, क्या होती है, जिम्नोस्पर्म होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है एंजियोस्पर्म आती है। तो एंजियोस्पर्म में हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो जिम्नोस्पर्म में हम क्या पढ़ते हैं, ओनली उसके जो प्रिमिटिव प्रकार के होता है, प्राथमिक प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको, एक बार कंफर्म कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो आकार की अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब क्या है, विभिन्नता। जैसे तुम और तुम्हारे घर में रहने वाले लोग और तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग, सभी का नेचर, सभी का व्यवहार, सभी का आकार, सभी की संरचनाएं अलग अलग है।
कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, किसी के बाल लंबे हैं, काले हैं, भुअरे हैं, है ना। किसी का नेचर अच्छा है, किसी का नेचर थोड़ा खराब है, किसी का कैसा भी है। तो नेचर क्या है, अलग अलग है। तो वही यहाँ पे लिखा गया विविधता। विविधता का मतलब होता है वेरिएशंस। सभी में एक तरह की सिमिलरिटी नहीं होती है, सभी पादपों में अलग अलग प्रकार की सिमिलरिटी यानी डिससिमिलरिटी और सिमिलरिटी यानी समानताएं और असमानताएं होती है। ओके। अब उच्च पादपों का विशाल समूह होता है, मतलब उच्च पादपों जैसे आपको, यदि आपको जानवर बोल दिया जाए तो आपको बुरा लग जाएगा, बट आप जानवर हो। कैसे हो जानवर? आपको यदि कोई बोल दिया जाए कि आप जानवर हो तो आपको क्या लगता है? बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? अरे मेरे को जानवर बोल दिया। बट मैं आपको बोल दूं कि हाँ आप हो जानवर, हम जानवर हैं। कैसे जानवर हैं? जानवर इस टाइप से हैं कि जो हमारी कैटेगरी है मैमेलिया है। क्या है? मैमेलिया यानी जंतु। हम जंतु के अंतर्गत आते हैं। और जंतुओं में भी बहुत सारी कैटेगरियां हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, है ना। जंतुओं को भी अलग अलग वर्गों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अब जंतुओं में से आपको किस वर्ग में रखा गया है? तो जंतुओं में आपको सबसे हायर वर्ग यानी आपसे ऊपर कोई दूसरा वर्ग नहीं है, यानी आपसे ऊपर कोई दूसरी कैटेगरी नहीं है। ओके। तो आपके ऊपर कौन सी कैटेगरी है? आपसे ऊपर कोई नहीं कैटेगरी है। आपसे जितनी भी हैं सभी नीचे कैटेगरी है। ठीक है, यानी लोअर है। ओके। तो आप कौन से कैटेगरी के एनिमल्स हो? तो आप हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं। आप होमोसैपियंस है। आप क्या हो? होमोसैपियंस है। यानी एक आप विकसित मानव हो, आप एक विकसित जंतु हो, एक विकसित जानवर हो। आपको जानवर उच्च कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्योंकि आप में क्या है? सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन का मतलब है सोचने समझने सही गलत का निर्णय लेने के लिए क्षमता दी गई है, कैपेबिलिटी दी गई है। आपके अलावा ये क्षमता किसी दूसरे एनिमल्स को प्रोवाइड नहीं की गई है ना। इसलिए आपको क्या रखा गया है? सबसे उच्च कैटेगरी में रखा गया है, सबसे ऊंचे दर्जा दिया गया है। समझ में आए? तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पादपों को उच्च पादप माने जाते हैं। उच्च पादप इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? फ्लावर लग रहा, फूल लग रहा, फल लग रहा, बीज बन रहा, फल बन रहा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च पादप। क्या बोलते हैं? उच्च पादप। क्योंकि इसमें सभी कैरेक्टर शो हो रहे हैं, फल भी बन रहा, फूल भी लग रहा, बीज भी बन रहा, और क्या हो रहा? उससे नए पौधे भी बन रहे। तो ये क्या है? उच्च पादपों को इसलिए इस कैटेगरी में रखा गया है। किसमें रखा गया है? एंजियोस्पर्म में। ठीक है। ओके। अब यदि देखें तो इनमें भी अलग अलग टाइप के एडॉप्टेशन होते हैं, यानी जो हमारे एरिया में जैसे अलग अलग एरिया में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं उनका व्यवहार अलग अलग होता है ना। उनकी ग्रोथ जो होती है अलग अलग होती है। जैसे कश्मीर में पाए जाने वाले प्लांट जो होते हैं छोटे होते हैं, उनकी वृद्धि जो होती कम होती है ना। लेकिन हमारे यहाँ पाए जाने वाले प्लांट क्या होते हैं? लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी वृद्धि क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ में? ओके। अब जब हम क्या करते हैं, इसमें किस किस के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं? मूल के बारे में, तना के बारे में, पत्तियों के बारे में, पुष्प के बारे में और फलों के बारे में। ठीक है। इन किसी को चीजों को अंडरलाइन नहीं करना है, ओनली आपको एंजियोस्पर्म को करना है। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें उच्च कैटेगरी है तो लोअर भी कैटेगरी होगी, यानी निम्न कैटेगरियां भी होगी। अब इसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में, कोई भी पादप है तो किसके बारे में बात करेंगे? दो तरह, एक होगा जड़ तंत्र, एक होगा तना तंत्र। तो जड़ तंत्र में मैंने आपको बताया था। अब ये जो जड़ तंत्र है किस टाइप से होता है, कैसे होते हैं, जरा देखिए। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। मतलब जो मूसला जड़ें होती हैं, देखते हो कि जो आप आम हो गया, इमली हो गई, जामुन हो गया, है ना, ये बरगद हो गए, इनकी जो जड़ें होती हैं बिल्कुल मोटी होती हैं और लंबी होती हैं और ज्यादा गहराइयों तक जाती हैं। तो इनकी जो मोटी मोटी वो जड़ें होती हैं ना, उनको हम बोलते हैं प्राथमिक जड़ें। क्या बोलते हैं? प्राथमिक जड़ें। अब उनसे प्राथमिक जड़ों से कुछ और जड़ें निकलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक जड़ें। प्राथमिक जड़ें बोलते हैं। फिर उसके बाद जब प्राथमिक जड़ों से और जड़ें निकलती तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक जड़ें बोलते हैं। और द्वितीयक जड़ों से और जड़ें निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तृतीयक। मान लीजिए ये प्राथमिक जड़ हो गई, फिर मान लीजिए ये द्वितीयक जड़ हो गई, अब इससे भी ये जड़ें निकल रही तो ये तृतीयक जड़ हो गई। तो ये प्राथमिक,
ये द्वितीयक और ये क्या हो गई, तृतीयक। समझ में है कि नहीं? ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, मूसला मूल तंत्र, या इसी को हम बोलते हैं मूसला जड़ तंत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूसला जड़ तंत्र। आपको हमने कल पिछली क्लास में जो हमने क्लास लिया था तो उसमें हमने सरसों का पौधा, राई का पौधा आपको दिखाया था, उसमें दिखाया था एक बीज पथरी पौधों में मूल अल्पायु होती है। अल्पायु का मतलब होता है उसकी जो आयु होती है बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे मच्छर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, जीवन काल कितना होता है, 24 घंटे का। 24 घंटे के बाद मच्छर गया, मर गया, होता है। तो 24 घंटे में मच्छर जो है, मॉस्किटो जो है, उस जितनी अपनी लाइफ को जीना चाहता है, जो जो अपनी लाइफ में करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो मूसला जड़े के अलावा जो एक बीजी पतरी पौधे होते हैं, उनकी जो आय होती है, उनकी जड़ों की जो आय होती है बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, अब ये मूल तने के आधार से निकलती है। अब ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि जो गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, धान हो गई, गेहूं हो गया, तो इसमें जड़ें होती तो देखते हो बहुत पतले पतले रेसे जैसे होती है। क्या आम जैसे होती है? गन्ने में क्या आम जैसे होती है जड़ें? नहीं होती है। मक्के में क्या आम की जैसे मोटी जड़ें होती है? नहीं होती है। गेहूं में क्या आम के जैसे मोटी जड़ें होती है? नहीं होती है। धान में क्या आम के जैसे मोटी जड़ें होती? नहीं होती है। तो फिर कैसे होती है? फिर उसमें छोटी छोटी पतले पतले धागे के समान संरचनाएं होती है, स्ट्रक्चर होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें। वो पौधे के मूलांकुर से नहीं निकलती, पौधे के आधार से निकलती हैं, तना से निकलती हैं। यानी तना से निकलने वाली जड़ों को हम क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें। तने से निकलने वाली जड़ों को हम क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, तो यहाँ मूसला जड़ तंत्र आता है, और क्या आता है? अपस्थानिक जड़ तंत्र आता है। इतना चीजें समझ में आई कि नहीं है? चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, अब इनको जो हमने अपस्थानिक जड़ तंत्र बोला तो उसको हम बोलते हैं झकड़ा मूल तंत्र। क्या बोलते हैं? झकड़ा मूल तंत्र बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? झकड़ा मूल तंत्र भी बोलते हैं। यानी जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? झकड़ा। झकड़ा का मतलब क्या होता है? बहुत सारी जड़ें एक साथ, छोटी छोटी पतली पतली जड़ें जब एक साथ एक गुच्छे के रूप में होती तो उसको हम बोलते हैं झकड़ा। क्या बोलते हैं? झकड़ा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? झकड़ा मूल तंत्र। ठीक है, अब ये कहाँ होता है देख लो। गेहूं में होता है, गेहूं के पौधे में होता है, घास में होता है, चारा में जो होता है, बरगद में होता है, बरगद के पेड़ में होता है। तो कहाँ कहाँ होता है? गेहूं में होता है, घास में होता है, बरगद में होता है। ठीक है, ये जो जड़ें होती हैं मूलांकुर के बजाय कहाँ से निकलती है? पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अपस्थानिक मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक मूल बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? मूल तंत्र का प्रमुख कार्य है मिट्टी से पानी एवं खनिज लवण का अवशोषण। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जड़ों का मेन काम क्या होता है? जड़ों का मेन काम है मिट्टी से खनिज लवण का अवशोषण करना, और साथ में क्या करना? खनिज लवण के साथ साथ पानी और खनिज लवण का अवशोषण। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, आपसे पूछता है कि जाइलम का कार्य बताइए, यानी जाइलम का फंक्शन क्या होता है? तो जाइलम का फंक्शन होता है मृदा से पानी का अवशोषण और साथ में खनिज लवण का अवशोषण करना। समझ में आया कि नहीं? तो जाइलम का कार्य ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो मूसला जड़ों का काम क्या होता है? पानी तथा खनिज लवण का क्या करना? अवशोषण करना। ठीक है, अब इनका जड़ों का काम क्या होता है? इनका जड़ों का काम होता है मिट्टी को बांध कर रखना। क्या करना? मिट्टी को बांध कर रखना। उसको हम बोलते हैं झकड़ा जड़ तंत्र। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये प्लांट दिख रहा कि नहीं? स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा होगा। अब ये देख रहे हैं, इसमें क्या हो गया? ये पुष्प है, ये क्या है? पुष्प है, फूल है। ठीक है, ये क्या है बेटा? पुष्प है। क्या है? पुष्प है। अब ये क्या है? फल है। अब ये राई का पौधा दिख रहा है, यहाँ फल है। अब इसमें देख रहे हैं फल के अंदर छोटे छोटे ड्रॉप डॉप यानी डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, वो क्या होते हैं? बीज होते हैं। अब ये क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? स्टेम कहलाएगा, तना कहलाएगा। ये स्तंभ हो गया, तना हो गया।
फिर ये पत्ती हो गया प्ररोह तंत्र, यानी पूरा ये मिलकर क्या बनाता है प्ररोह तंत्र, ये क्या होती है पत्ती होती है। अब ये जहां से ये पत्तियां लगती हैं तो वहां पे एक गांठ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं नोड या गांठ बोलते हैं। अब दो गांठों के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जहां पे ये पत्तियां लगती हैं टहनियां होती हैं वहां से एक छोटी सी ये कलिका दिख रही है निकल रही है, इस कलिका को हम बोलते हैं कलिका ही बोलते हैं या बड बोलते हैं। ओके, तो ये पूरी संरचना क्या बनाते हैं, ये पूरी संरचना बनाते हैं, ये पूरी संरचना जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्ररोहतन। नीचे आप देख रहे हैं ये जड़ हो गई, मेन जड़ हो गई, तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक मूल या प्राथमिक जड़। अब मेन जड़ों से ये जड़ें जो निकल रही हैं इनको हम जो मूल। अब ये सभी मूल एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं मूल तंत्र बनाती हैं, क्या बनाती हैं मूल तंत्र बनाती हैं। इतना समझ में आया कि नहीं है, आ गया, अभी भी नहीं दिख रहा क्या? क्या सभी को ऐसे ही प्रॉब्लम है क्या, क्लियर नहीं दिख रहा? सभी को क्लियर नहीं दिख रहा क्या? आंसर दीजिए जल्दी फास्ट। क्या सभी लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है ये जो पढ़ा रहा हूं आपको? ओके, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ये समझ में आया, ये स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं मूल के क्षेत्र, यानी मूल के क्षेत्र का मतलब क्या है बेटा। ये मान लीजिए एक जड़ है, ठीक है, इसमें भी दिया होगा एक, ये यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मूल के क्षेत्र। यानी ये वाला जो डायग्राम आपको स्पष्ट तौर पर यदि दिखाई दे रहा है ये वाला, तो यहाँ पे ये एक तरह का मूल का स्ट्रक्चर है, यानी हम बोले तो जड़ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस जड़ में अलग अलग क्षेत्र है, इसका टॉप वाला क्या होता है मूल गोप दिया है, इसको हम बोलते हैं रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप के जस्ट नीचे होती है मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं या सक्रिय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। जो सक्रिय क्षेत्र होता है वो क्या करता है विभाजन में सहायक करता है। फिर उसके बाद क्या होता है दीर्घीकरण क्षेत्र, यानी क्या करता है ये इसको क्या करता है दीर्घीकरण कराता है, इलोंगेशन फेज। फिर उसके बाद क्या होता है परिपक्वन मैच्योरेशन फेज होता है, परिपक्वन अवस्था होती है, ठीक है, क्या होता है परिपक्वन फेज होता है। फिर साथ में इसमें देख रहे हैं रोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मूल रोम बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में है, ठीक है। ये डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में भी समझे थे। अब चलिए देखते हैं, अब देखिए मूल टोप से ढका होता है, मूल का शीर्ष किससे ढका होता है मूल टोप से ढका होता है, यानी मूल के टोपी से ढका होता है। तो कोमल शीर्ष है ना की रक्षा करता है यानी सुरक्षा करता है। जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है तो मूल टोप की कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टमेटिक कोशिकाएं होती है। मेरिस्टमेटिक कोशिकाएं का मतलब क्या होता है ध्यान रखना, एनसीईआरटी मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि ये जो टर्मोलॉजी है ना आपको सही तरीके से समझ में आए। अब यहाँ पे आ गई एक चीज आ गई मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू का मतलब होता है विभाज्योतक ऊतक, ऐसी ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। आपको चोट लग जाती है तो क्या आप स्किन खरीद कर लाते हो दुकान से लगाते हो, नहीं लगाते हो। आप दुकान से सिर्फ क्या लाते हो दवाई लाते हो, ठीक है। आपकी जो स्किन है अपने आप ही फिर से क्या हो जाती है रिपेयर हो जाती है, मरम्मत हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पे पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भी मरम्मत करने की क्षमता होती है, यानी रिपेयरिंग की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। क्या होती है रिपेयरिंग की कैपेबिलिटी होती है, वो अपने आप ही मरम्मत कर लेती हैं, तो वही है मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। तो मूल टोप के नीचे जस्ट क्या होती है विभाज्योतक ऊतक होती है, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी यानी बहुत स्मॉल होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, और इसमें क्या होता है डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी सघन कोशिका द्रव्य होता है।
इनमें बार बार विभाजन होता है, यानी इनमें बार बार विभाजन होता है। यदि आपकी कोशिकाएं क्या हो, विभाजन ना करें, बार बार विभाजन ना हो, आपका घाव नहीं भरेगा। आपकी बॉडी में जो लगने वाला जो घाव है, चोट है, वो नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कोशिकाएं क्या नहीं हो रही, विभाजित नहीं हो रही। जब विभाजन नहीं होगा तो हमारी बॉडी की जो घाव है, यानी जो चोट है, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। अब इन क्षेत्रों की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली, भित्ति वाली होती है। इनमें सघन क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। इनमें क्या होता है, बार बार क्या हो रहा है, विभाजन होता है। इस क्षेत्र के समीप स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई बढ़ती है, यानी इसके जस्ट पास में जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, लंबाई में तेजी से ग्रोथ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ देख लो, मूसलाधार तंत्र हो गए, है ना। अब ये देख लीजिए, ये घास की स्ट्रक्चर है, ये घास है। अब घास में देख लीजिए, ये नीचे झकड़ा, ये बहुत सारी जड़ें एक साथ निकल रही हैं, ये जड़ें निकल रही हैं। इसी जड़ तंत्र को हम बेटा बोलते हैं झकड़ा जड़ तंत्र। क्या बोलते हैं, झकड़ा तंत्र, झकड़ा जड़ तंत्र। जो गांव से हैं तो जाना, आज आज नहीं, कल सवेरे जाना और घास को उखाड़ना और उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना, तो आपको दिख जाएगी। ठीक है। फिर मूसला जड़ तंत्र, आप जाना और किसको उखाड़ना, आपके जो खेत में अरहर लगी हो, ठीक है, गन्ना लगा हो, गन्ना लगा हो तो उसमें अपस्थानिक जड़ें दिखेंगी। ये देख लीजिए, ये इसमें देख रहे हैं, ये छोटे छोटे से ये मूड, ये रोम लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रही हैं, ये दिख रही, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं अपस्थानिक। ये पौधे के किसी दूसरे भाग से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, इसलिए हम इनको बच्चा बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं है, आ गया। तो इनको हम अपस्थानिक, इसको हम झकड़ा, और इसको हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़ तंत्र। इतना समझ में आया कि नहीं है। ओके, अगला देखते हैं। अब लंबाई में बढ़ती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र का मतलब होता है इलोंगेशन फेज। ठीक है। ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश टर्मोलॉजी दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो पूरा इंग्लिश में टर्मोलॉजी पढ़ना, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो होता है इंग्लिश का हिंदी में दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज हो जाते हो तो क्वेश्चन भी कंफ्यूज में गलत करके आते हो। इसलिए यदि आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मोलॉजी आपको पढ़ानी। ठीक है। अगला होता है दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं, विविधता होता है, यानी वेरिएशन होता है, तथा परिपक्वता आती है। इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित परिपक्व क्षेत्र होता है, यानी मैच्योरेशन फेज। उसके जो इलांगेशन फेज होता है, उसके जस्ट बगल में क्या होता है, मैच्योरेशन फेज होता है। इस क्षेत्र में बहुत सी पतली एवं कोमल धागे की समान संरचनाएं निकलती हैं, वही मूल रोम जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषण, यानी मूल रोम का काम क्या होता है, मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स का क्या करना, एब्सॉर्प्शन होता है। ये रूट का काम होता है। अगला आता है तना। क्या आता है, तना। ठीक है। अब हम तने के बारे में देखते हैं। तना यानी स्टेम बोलते हैं। ऐसा कौन से अभिलक्षण है जो तने तथा मूल में विभेदित स्थापन करती है, यानी ऐसा कौन से कैरेक्टर है जो स्टेम में और रूट में वेरिएशंस लाता है, विभिन्नता लाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तने तथा मूल में विभिन्नता। तना अक्ष का ऊपरी भाग, यानी जो उसका जड़ के जमीन के ऊपर का जो भाग होता है, वो क्या कहलाता है, तना कहलाता है। अब तना जो होता है कहाँ पर होता है बच्चा, कहाँ पर होता है, वायवी भाग में होता है, यानी वायु में होता है, यानी जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर होता है, तो वो कौन सा भाग होता है, वायवी भाग होता है। ओके। तो जो तना होता है वो कहाँ होता है, वायवी भाग होता है। ठीक है। इसमें और क्या होता है, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होता है, फल होता है। अच्छा, आपने जड़ में कभी देखा है पत्ते लगते हुए, फूल लगते हुए देखा है, फल लगते हुए देखा है, नहीं देखा है। ऐसी कोई भी जड़ नहीं होती है जिसमें फूल लग रहा हो, पत्ती लग रही हो, फल लग रहा हो, बीज बन रहा हो, ऐसी कोई भी जड़ नहीं होती है। समझ गए। तो ये उसकी क्या हो गए, मेन क्या हो गए, पॉइंट हो गए। यानी प्लांट में रूट और स्टेम में क्या करने में, डिफरेंशिएशन करने में, यानी उसको विभाजन करने में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। ध्यान रखना, हमने आपको कल आपको पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, मान लीजिए ये बीज है,
अब बीज का ये नीचे की ओर जो जाता है उसको हम बोलते हैं मूलांकुर, और जो ऊपर की ओर ये जा रहा है इसको हम बोलते हैं प्रांकुर। इस वाले भाग को हम बोलते हैं मूलांकुर, और ये वाला भाग जो होता है प्रांकुर। तो जो ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर मतलब क्या, यानी नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर पत्तियां जिसमें लगती हैं उनको हम बोलते हैं प्रांकुर। जो नीचे की ओर जाता है, मिट्टी के नीचे गहराइयों में जाता है, उसको हम बोलते हैं मूलांकुर। ध्यान रखना, मुंह से मूलांकुर। अमूलांकुर का मतलब होता है मूल, अमूल का मतलब होता है जड़। तो मूलांकुर किसका निर्माण करता है, जड़ का। तो प्रांकुर किसका करेगा, तने का। तो इसका जो विकास होता है वो किससे होता है, मूलांकुर से होता है। किससे होता है, मूलांकुर से, सॉरी प्रांकुर से होता है। किससे होता है, प्रांकुर से होता है। ठीक है। तने पर गांठ तथा पोरियां होती हैं। गांठ तथा पोरियां, जैसे आपने देखा होगा गन्ने में, गन्ने में क्या होती है, गांठ होती है, और साथ साथ में बोलते हो एक पोर, दो पोर, तीन पोर, तो क्या होती है, पोरियां होती है। तो तने में क्या होती है, गांठ होती है, और क्या होती है, पोरियां होती है। ठीक है। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। ये गांठें अंतस्थ तथा कक्षी हो सकती है। अंतस्थ और तथा कक्षी का मतलब क्या होता है, जहां से आप देखते हो शाखाएं निकलती है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, दो जब गठानों की बीच की जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं अंतस्थ। कक्षी का मतलब होता है, मान लीजिए एक कोई शाखा निकली, जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए, ये पत्ती दिख रही, यहाँ पर ये निकल रही एक पत्ती, इधर की ओर ये निकल रही है, और ये स्टेम है। यहाँ पर एक देख रहे, ये एक शाखा निकल, ये निकल रही, संरचना निकल रही है। अब इसको हम बोलते हैं बच्चा अनुपर्ण। या अनुपर्ण का मतलब क्या है, अनुपर्ण का मतलब होता है वही कलिका जो होता है किसमें कन्वर्ट हो रही, कांटों में रूपांतरित हो रही। कलिका किसमें रूपांतरित हो रही, कांटों में रूपांतरित हो रही। तो बच्चा यही है कि इसमें जो अलग अलग क्या आते हैं, रूपांतरण आते हैं। क्या आते हैं, अलग अलग रूपांतरण आते हैं। ठीक है। इतना चीजें समझ में आए कि नहीं आए आपको। ओके। आवाज एंड वीडियो क्लियर है आपको। आवाज और वीडियो क्लियर है, चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए आगे यदि हम देखें तो ये गांठें क्या हो गई, अंतस्थ हो गई, कक्षयी हो सकती है। जब तना शैशव होता है, शैशव का मतलब क्या होता है, शैशव का मतलब ये होता है कि जो तना है बहुत ही क्या होता है, नाजुक होता है। नाजुक का मतलब होता है जैसे ही वो क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, यानी अंकुरित हो रहा है, उसको हम बोलते हैं शैशव तना। ठीक है। तो तनावस्था शैशव अवस्था में होता है तब वह प्राय हरा होता है। देखते हो कि जब कोई जर्मिनेट हो रहा तना होता है वो कैसा होता है, हरा होता है, ग्रीन होता है। तथा वह काष्ठी तथा गहरा भूरा होता है। काष्ठी तथा वह क्या होता है, गहरा भूरा होता है, हल्का येलोइश होता है। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती फूल फल को संभाले रखना। यानी जो स्टेम है उसका मेन काम क्या होता है, शाखाओं को फैलाना। यानी देखते हो कि तने के मेन पार्ट से क्या निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, तो वो हो गई। पत्ती फूल तथा फल को क्या करना, संभाले रखना है। तथा यह खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का क्या करता है, संवहन करता है। ये क्या करता है, पानी, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का क्या करता है, परिवहन। कहने का मतलब ये है कि जो तना है वो पानी का, खनिज लवण का तथा खाद्य पदार्थों का क्या करता है, संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करते हैं, सहारा तथा सुरक्षा देने का करते हैं, और कायिक प्रवर्धन में कार्य करते हैं। ध्यान रखना, इसमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सहारा देते हैं। जैसे आप देखते हो बड़े बड़े बरगद का पेड़ हो गए, इमली का, आम का, जामुन का। ठीक है। ये क्या है, ये तने जो होता है तो सहारा प्रदान कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कितनी भी हवा चल रही, कितनी भी बारिश हो रही, इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये काम करते हैं। ठीक है, सहारा प्रदान, सुरक्षा देने में, यानी प्लांट खड़े हैं तो उनको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। फिर कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो कि आलू हो गया, आलू को आप क्या करते हो, काट कर लगा देते हैं, तो कायिक प्रवर्धन हो गया। आलू हो गई, अदरक हो गई, और क्या हो गया, लहसुन हो गई, और क्या हो गया, प्याज हो गई, और क्या हो गया, हल्दी हो गई। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं,
कायिक प्रवर्धन में। कायिक प्रवर्धन का मतलब ये होता है कि उसके कोई भी पार्ट को, कोई भी भाग को काट कर जब जमीन में लगा देते हो तो वह एक नया पौधा बनाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। इसको हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ये क्या हो गई? प्लांट तना हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। पत्ती हो गई, पुष्पक्रम हो गया, तो बच्चा इतना समझ में आया जितना हमने आपको पढ़ाया था? जितना हमने पढ़ाया इतना समझ में आया? ये आगे अब नया लीफ आ गया, पत्ती आ गया। पत्ती अभी हमने पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है। तो यहां तक आपको हमने पढ़ा दिया। अब हम पत्ती पढ़ने से पहले हम पिछली क्लास को एक बार फिर से दूसरी क्लास अटेंड करते हैं। ये जितनी एनसीईआरटी, जितना हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, उतनी एनसीईआरटी हमने यहाँ तक कवर कर दिया आज, ठीक है। तो मिलते हैं, जस्ट अभी क्लास को रीज्वाइन करना है। मैं ये क्लास खत्म करके दूसरी क्लास फिर से स्टार्ट करूंगा, तो आपको रीज्वाइन करना है, ओके। जाना कहीं नहीं है, क्योंकि हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। हम एनसीईआरटी इसलिए पढ़ाया आज आपको, जिससे आपको जो हमने कल क्लास में आपको कराया था, तो एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए हमने एनसीईआरटी साथ में आपको करा दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी ज्वाइन करना है, रीज्वाइन करना है, ठीक है।